अरस्तु प्लेटो तो बाद में आते हैं, ईसा के 300 साल पहले आते हैं। सभा समितियों की कल्पना, जिसकी मैं अभी वेणु की कथा कह रहा था, वो सभा समितियां हमारे यहाँ वैदिक काल से हैं, हजारों साल से। तो लोकतंत्र की अवधारणा भी वो कहता है यहीं से गई है। और जिस दर्शन की अब बात कर रहे हैं, प्रकृति धर्म संस्कृति ही विश्व को बचा सकती है, उसकी आइडियोलॉजी भी हमारे दर्शन में ही है। जहां हम कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो को मोह को शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जहां सब में हम एकत्व देखते हैं, अनडिफरेंशिएटेड वननेस विद ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। मनुष्य से घृणा कहां करेंगे हम? हमारा सनातन धर्म जो है किसी से घृणा का नहीं है, और पूरे प्रकृति के ब्रह्मांड के घटक के रूप में मनुष्य के अस्तित्व को परिभाषित करता हुआ और उसको समूचे ब्रह्मांड के घटकों के साथ आत्मीयता के साथ, सौहार्द के साथ, समरेखण के साथ जीने की प्रेरणा देने वाला सनातन है। अगर उसके सतरित धर्म उस पर जाएंगे तो हम 2 घंटे उस पर हम बात करने लगेंगे, उस फिलॉसफी को नहीं जाता हूं। लेकिन जो लोग सनातन नहीं जानते हैं वो सनातन को बहुत ही गलत रूप में व्याख्या करते हैं। हम अपनी पुस्तकों में बहुत ही खूबसूरती से, दार्शनिक बात नहीं कर रहे हैं पुस्तकों में, लेकिन हमारी कहानियां, हमारे पोएम्स, हमारे प्रोज, हमारे एक्सरसाइजेस इस संरचित इस तरह से हैं कि उस बच्चे के मन में ये बोध आएगा, शिवोहम शिवोहम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सत्यम अनंतम ज्ञानम ब्रह्मा। वो भाव आए उसके अंदर, उसके अंदर ये आए कि मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन हूं, नॉट फिलोसॉफिकली, एक्चुअली आई एम द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म। ये जो फिलॉसफी उसके अंदर आएगी तो वह उसके अंदर चेतना है, हूं मैं, शरीर नहीं हूं। जैसे लोग कहते हैं कि ये वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। हमारे यहाँ वृद्ध शब्द का अर्थ बूढ़ा उड़ा नहीं है। संस्कृत में आप मंत्रों में पढ़ते होंगे, स्वस्ति नो इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदा। आप मंत्रों पढ़ते हो यज्ञ में, वृद्धश्रवा, वृद्ध का मतलब होता है वृद्धि करना। तो जिसकी जैसे ही आयु में वृद्धि हो रही है उसको अनुभव में वृद्धि हो रही है, वो तिरस्कृत नहीं है, वो अनुपयोगी नहीं है समाज के लिए, उसके अंदर प्रज्ञा है वर्षों की। और एक बात मैं और कहता हूं अनिल, कि भारत के व्यक्ति का, जैसे अमेरिका के हम करते हैं ना अनुकरण, अमेरिका का इतिहास कितना है? ज्यादा से ज्यादा उसका इतिहास है 400 वर्षों का, और ठीक से इतिहास है उसका 250 वर्षों का। और हमारा इतिहास कालखंड को निर्धारण नहीं कर सकता है, पाश्चात्य विद्वान कह रहे हैं। तो हमारी उम्र है, मैं आपसे पूछूं अनिल जी आपकी कितनी उम्र है, तो कहेंगे 54 साल। और मैं इनसे कहूंगा कि इनकी उम्र जो है 1,98,00,000 है वर्ष। तो आप कहेंगे कैसे है? इसलिए है कि इनके अंदर जो सेल है ना, जो जीन है, वो भारत की उस सांस्कृतिक विरासत की जीन हमारे आपके सबके अंदर है, जिस सभ्यता और संस्कृति का उदय अरबों वर्ष पहले हुआ है। तो हमारी कल्चरल एज, भले बायोलॉजिकल एज 54 है, बायोलॉजिकल एज 65 है, लेकिन हमारी कल्चरल एज तो लाखों अरबों वर्ष है, और उनकी तो 400 वर्ष है कल्चरल एज भी। तो हमारा सामना कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम हीन भावना से ग्रस्त हैं। लेकिन हम कोई कंजर्वेटिज्म नहीं पढ़ाएंगे, तथ्य युक्त, प्रमाण युक्त, 21वीं सदी की उपयुक्तता, इसका ध्यान देते हुए बच्चों को बिना बोझिल किए हुए वोकेशनल से भी जोड़ना पूरी तरह, और स्कूल कल्चर एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं भी मानता हूं, लेकिन उसका हाइजीन महत्वपूर्ण है, उसका एक कल्चरल इकोसिस्टम महत्वपूर्ण है। आप कौन सा उत्सव मनाते हैं, उस समय गीत क्या गाते हैं, कौन से नाटक करते हैं, किस तरह से बच्चों को आप सम्मान देते हैं, रिश्तों की क्या स्थिति है शिक्षक, अभिभावक और बच्चों के बीच में, प्रबंधक और प्रिंसिपल के बीच में क्या रिश्ते हैं, ये जो पूरा एक
रिश्तों का जो समीकरण है, समवाय है, वहां आपके विद्यालय के आसपास प्रकृति कैसी है, प्राकृतिक छटाएं कैसी हैं, वातावरण कैसा है, श्रम के प्रति सम्मान कितना है, नारी के प्रति सम्मान कितना है, ये भाव संपूर्ण रूप से वो पूरे विद्यालय के परिवेश का निर्माण करते हैं। अब बिना उसके कोई टेक्स्ट बुक अधूरी है। तो आप जैसे आप घर में जाइए, बहुत सारे लोगों की कोठियां मिलेंगी, गंदगी मिलेगी, बनाए हुए हैं 5 करोड़ की कोठी, और घर में घुसते ही आपको बदबू मिलेगी, बाथरूम में भी बदबू मिल जाएगी, और नहीं तो घर के बाहर पड़े हुए जूतों में बदबू मिल जाएगी। लेकिन एक आदिवासी के घर में चले जाओ, अगर मिट्टी का घर होगा, फूस की छत होगी, लेकिन उसकी सफाई इतनी होगी कि आपको दिव्यता की अनुभूति होगी। वहां मैंने खुद अनुभव किया, क्योंकि मैं अपनी नौकरी के कालखंड में भी आदिवासियों पर छत्तीसगढ़ के और मिर्जापुर सोनभद्र के मैं अपने लोक कल्याण के लिए अपनी ओर से, अपने सामर्थ्य और मित्रों के सामर्थ्य से काम करता रहा हूं 15 वर्षों से। अभी भी मैं लगभग करीब 6-7 विद्यालय ऐसे चलाता हूं जहां पर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता हूं, और उसमें आदिवासी बच्चे हैं या मुसहर के बच्चे हैं, इसलिए कि वो अदृश्य भारत है। जैसा शर्मा जी कह रहे थे ना कि 85% को आप कैटर करते हो, लेकिन 5% ऐसे भी हैं जिनको कोई कैटर नहीं करता। तो मेरी दृष्टि वहां पड़ी कि बहुत सामर्थ्य तो नहीं मेरा, लेकिन जितना हो सकता उतना करो, चाहे बावरिया समाज हो, चाहे वो गोंड समाज हो, चाहे वो कोल समाज हो, उन पर मेरी निगाह है। और अभी भी निरंतर, शर्मा जी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन भाव में आ गया तो बता रहा हूं, अभी छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट बेल्ट की परिधि में आदिवासी गोंड के लिए 2 विद्यालय नया अभी उसका निर्माण शुरू करा दिया हूं, जिसमें निःशुल्क पढ़ाऊंगा उनको, क्योंकि उनको भी भारत से जोड़ना है, जो नहीं फीस दे सकते। ठीक है, उसके लिए मैं भिक्षा मांगनी होगी पंडित मदन मोहन मालवीय की तरह, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए भिक्षा मांगना भी श्रेयस्कर है। अपने लिए थोड़े मांग रहा हूं, प्रेरित कर रहा हूं कि भाई जुड़ जाओ, 2 कमरे आप भी बनवा दो और तुम भी प्रबंधन में आ जाओ। इसका कोई मालिक नहीं है, मालिक वहां का ट्राइबल समाज है, उन्हीं को सौंप देता हूं। तो ये जो मैं कह रहा था भाव, कि बोर्ड हमारा जो है ना, इस भाव को ले चल रहा है। आदिवासियों की पीड़ा मैंने देखी है, इसीलिए मैं आदिवासी महानायक, हमारे हर पुस्तक में आपको जरूर एक मिलेगा, किसी न किसी प्रांत को, प्रांत भी तेलंगाना का भी है, केरल का भी है, झारखंड का भी है, छत्तीसगढ़, क्योंकि उनके बिना भारत का अखंड होना बिल्कुल असंभव है, उनको जोड़ना होगा। तो ये इतिहास में जो मैंने संकेत दे दिया था कि दिल्ली सेंट्रिक नहीं है, हर क्षेत्र का, हर समुदाय का, हर कालखंड का जिसका जितना योगदान रहा है, उसमें किसी भी रिलीजन के आधार पर, किसी भी रीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हम ध्यान उस पर दे रहे हैं कि हम इतिहास को इस रूप में ना पढ़ाएं कि देश बंटे, बल्कि इतिहास को इस रूप में पढ़ाएं कि किस किस कालखंड में किन किन जीवन के कौशल के लिए हमारे लोगों ने क्या क्या ज्ञान सृजन किया। वो किसी भी समुदाय का हो, किसी विश्वास पद्धति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, राष्ट्र के निर्माण में अगर उसका सकारात्मक योगदान है तो वह इतिहास बच्चों को मालूम होना चाहिए, जिससे कि देश जुड़े और एक साथ खड़ा हो और 140-50 करोड़ लोग विश्व में एक विश्व गुरु होने का स्वप्न तभी पूरा होगा जब हम उसको अपना के अपने दर्शन को ऋषियों के ये बता सकें कि देखो हम इसका पालन कर रहे हैं। अन्यथा लोग कहेंगे कि जहां वो दर्शन उपजा वहां की तो ये दुर्दशा, तो उसको हम पालन करके और दुर्दशाग्रस्त होना है क्या? हमें उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण देने के लिए कुछ विद्यालय, कुछ संस्थाएं, जैसा आप बता रहे थे, पायलट प्रोजेक्ट में खड़ी होंगी, तभी होगा। स्कूल कल्चर, एनवायरनमेंट, वोकेशनल, और एक लास्ट बात मैं कह रहा हूं, फिजिकल एजुकेशन, जिसमें समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा हमने रखी है, जिसमें योग प्राणायाम अनिवार्य है उस घटक, क्योंकि बीमार होकर के उपचार नहीं, बल्कि बीमार न हो ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। मुझे स्वामी जी, जब मैं हरिद्वार में पोस्टेड था 30 वर्ष पूर्व, तो मुझे उन्होंने उस समय
सामान्य इनका इतना उत्कर्ष नहीं था। मुझे स्वामी जी ने बहुत ही कृपा पूर्वक, चूंकि मैं अधिकारी था, वो प्रारंभ हो रहा था उनके आश्रम का, तो एक आत्मीय संबंध हुआ। तो उन्होंने मुझे मेरे घर पर ही आकर के 1 सप्ताह 1-1 घंटे योग प्राणायाम सिखाया कि सिंह साहब आप इसको करो। और विगत 30 वर्षों से मैं निरंतर, चाहे कहीं भी व्यस्त रहूं, 45 मिनट से 2.5 घंटे तक योग प्राणायाम करता रहा, नौकरी के दौरान भी। उसका परिणाम क्या हुआ कि ना तो एक दिन मैंने मेडिकल लीव लिया, ना ही पूरी नौकरी में कोई भी 1 रुपए मेडिकल रियम्बर्समेंट लिया सरकार का, तो और ना अभी भी 5 साल हो गया सेवानिवृत्त हुए, अभी भी कोई दवा नहीं लेता। और अभी भी 18 घंटे काम कर लेता हूं। क्यों? कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 2-2.5 घंटे योग प्राणायाम कर लेता हूं, उसी का कमाल है। अगर पूरा देश करने लगे तो ये हॉस्पिटल की जरूरत क्या है? बहुत रेयर कुछ कुछ जगहों की जरूरत होगी, जब कोई इमरजेंसी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी बात हो गई तो हॉस्पिटल की जरूरत है। हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं और अपने समग्र स्वास्थ्य को होने के लिए और रोग ही ना हो इसके लिए जो स्वामी जी प्रयास कर रहे हैं, वो भी हमारे बोर्ड में एक प्रमुख दृष्टि है। और एक अंतिम दृष्टि बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, आत्मरक्षा विज्ञान। ये पहली बार मेरा बोर्ड है जो इसको 3री कक्षा से लेके, बल्कि पहली कक्षा से शुरू कर दिया हमने, पहली दूसरी का ही बनवा रहा हूं, पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक, 10वीं तक तो अनिवार्य हमने आत्मरक्षा विज्ञान बनाया है। उसमें एक तो ये रखा है कि व्यक्ति खुद कैसे अपनी रक्षा करे, स्त्रियां, लड़कियां, मातृशक्ति कैसे अपनी रक्षा करें, और उम्र के अनुसार उसमें एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस हैं और कॉम्पिटेंसी है। और दूसरा, जब कभी दुश्मन आंख दिखाए तो हम 16 वर्ष तक हमारा ऐसा मानस हो कि हम 140 करोड़ लोग युद्ध करने को तैयार हो जाएं। मात्र दूर से टीवी देख देख करके आलोचना करना, कोसना बड़ा आसान है। मतलब एसी चल रही है तब भी रुमाल हौंकना पड़ रहा है। और 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में बॉर्डर पर खड़ा हुआ हमारा ही सेनानी एक बार -50 कारगिल में खड़ा हुआ, वो हमारे देश का प्रजाति है। ये जज्बा हमें स्कूल एजुकेशन से लाना है कि तुम्हारे लिए अपनी रक्षा, समाज की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा, श्रमिकों की रक्षा, गरीबों की रक्षा, मजलूमों की रक्षा, सीमाओं की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तुम्हें छात्र धर्म अपनाना है। कहां पैदा हुए हो कुलवन से मतलब नहीं है। छात्र धर्म का उपनिषदों का अर्थ है छतेन यो त्राणयति क्षत्रिय। कभी कभी मुझे लोग गलती से छत्री महासभा में बुला लेते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं भाई मैं पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, मैं ठाकुर नहीं हूं। क्योंकि ठाकुर तो स्वामित्व का बोध है, सामंतवादी प्रवृत्ति हो गई है, मूछ बंदूक प्रताड़ना का प्रतीक हो गया है। जबकि उपनिषदों का छात्र धर्म क्या था? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धम चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावच्च छात्र कर्म स्वभाव। और उपनिषद कहता है छत्तेन यो त्राणयति क्षत्रिय, जो छति से रक्षा करता है वो क्षत्रिय कहीं पैदा हुआ हो। जितने हमारे सेनानी हैं, चाहे व्योमिका सिंह हो, चाहे सोफिया कुरैशी हो, वो सभी छात्र धर्म की प्रतीक हैं वैदिक मान्यताओं के अनुसार। और जो आप सभी लोग यहाँ बैठे हो, कहीं पैदा हुए हो, आप ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, क्योंकि आप ज्ञान प्रदान कर रहे हो। तो इसलिए भारत की संस्कृति में कहीं वर्ण व्यवस्था जाति से संबंधित नहीं थी, कर्म आधारित। इसलिए हम आत्मरक्षा विज्ञान को ला रहे हैं कि सबको हमें उस धर्म से भी जोड़ना है। उसे मालूम हो कि एक ड्रोन अगर आता है अटैक, तो बिलबिलाओ, चिल्लाओ मत, कोशिश करो उससे बचा कैसे जाएगा। अगर किसी गीदड़ भपकी वाले ने न्यूक्लियर एटम बम चला ही दिया तो आप रक्षा कैसे करोगे अपनी? अगर कोई कॉम्बैट करना चाह रहा है, कोई टेररिस्ट, उससे कैसे रक्षा करोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी अभी टेररिस्ट आ रहा है और हम 500 लोग बैठे हैं, सबको भून दिया, हम शांत खड़े हैं। इतना तो हो कि एक आदमी हाथ तो मसल के छीन ले उसका,
उसके बाद इतनी कला हो कि बैक से कूद करके उसको पकड़ के बैठ ले, कुछ तो आर्ट होना चाहिए उसके पास। हताश होकर के दूसरों से भरोसे पर उम्मीद करना मात्र ये कोई आत्मरक्षा नहीं है। और इसके लिए हमें ये मैं विशेष रूप से डिजाइन कराया हूं, एक विंग कमांडर, एक कमांडोर और एक लेफ्टिनेंट जनरल को बैठा करके 1-1.5 साल से मैं इसको तैयार कराया हूं, क्योंकि मेरे मन में था, तब युद्ध की बात नहीं थी, लेकिन मेरे मन में था कि अगर हमारे देश में हर व्यक्ति को राष्ट्रप्रेमी होने के साथ साथ राष्ट्रप्रेमी होने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए ये भी स्किल होना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग किसी को हत्या करने के लिए नहीं, किसी को मर्डर करने के लिए नहीं, किसी की रक्षा करने के लिए। ये संस्कृति है हमारी। तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का मैंने थोड़ी सी झलक बताई। तो मैं बस आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ एक प्रश्न, जैसे वैधानिक बोर्ड है, क्लैरिटी है, राज्य सरकारों के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार मैं जितना फ्लेक्सिबल हो सकता हूं वो होने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को समझौता पूरी तरह इसलिए नहीं कर सकता कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, जिसके आधार पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, उसकी फायर सिक्योरिटी और उसका हाइजीन, ये मस्ट है। और लैंड आपकी सरकारी भूमि पर कब्जा ना हो, किसी दूसरे पर कब्जा ना हो, ये देखना स्टेट का काम है। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा आपके जो भी सुझाव आएंगे, अनिल शर्मा जी समय से सुझाव देते रहते हैं, हो सकता है अभी 15 मिनट में सारे लोग सुझाव ना भी आ जाए, लेकिन ये हमें सुझाव देते हैं। मैं नियम कानून लेके बैठता हूँ, चूंकि प्रशासनिक अधिकारी होने की वजह से नियम कानून को की समझ भी है फंडामेंटल, तो उसमें कहाँ पर हम कानून की स्पिरिट से जुड़ते हुए, कानून की स्पिरिट की ना हत्या करें। कानून किसी स्पिरिट से बनाया जाता है, फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। आप जो स्पिरिट को पकड़ते हुए कितना उसके कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैं एक जनरल बता रहा हूं। मैं पॉजिटिव हूं और पूरी मैं कोशिश करता हूं कि उसको कैसे हम रिलैक्स करें कि ताकि सरकार आपसे भी इरिटेट ना हो। और इसीलिए मैंने कोशिश और किया, भारत सरकार ने तो मुझे एक मुश्त दे दिया था इक्विवेलेंस, सारे राज्यों के बोर्ड के समकक्ष, देश के सभी बोर्ड के समकक्ष, फॉरेन की यूनिवर्सिटियों में जाने के लिए यूजीसी ने भी जारी कर दिया है लेटर सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को, आईसीटीयू ने भी जारी कर दिया है कि ये बोर्ड सीबीएसई की तरह नेशनल बोर्ड है, सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। 3 अगस्त को लेटर भी भारत सरकार की अधिसूचित संस्था ने दे दिया कि ये सबके बराबर बोर्ड है, एम्प्लॉयमेंट से लेके एडमिशन से लेके हायर एजुकेशन सबके लिए मान्य है। और 3 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी से हमने सारे स्टेट गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एजुकेशन को भी लिखवा दिया लेटर। और उसकी वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो एक उसमें आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बने हुए बोर्ड की जो लिस्ट है, उसमें सीबीएसई, एनआईएस के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड को लिखा मिलेगा भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड, नेशनल बोर्ड। तो ये तो इसकी लीगैलिटी है, लेकिन चूंकि स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में होने की वजह से स्टेट भी कानून बना सकता है शिक्षा पर, तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये राज्यों से जब तक हम पत्र नहीं जारी कराएंगे तब वो राज्यों के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो आपके बच्चों के रजिस्ट्रेशन को अपने पोर्टल पर ही नहीं डालेंगे। फिर आपको आरटीई का नुकसान होगा, जो पेमेंट देते हैं वो, फिर आपके सर्टिफिकेट के लिए वो डीआईएस और बेसिक शिक्षा अधिकारी काउंटर सिग्नेचर नहीं करेगा। तो इसके लिए फिर हमने सारे राज्यों में भी मिल करके मुख्यमंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से, जहां आवश्यकता पड़ी स्वामी जी से भी काफी प्रभाव का प्रयोग करके हमने लगभग 17 राज्यों से पत्र भी जारी करा लिया। इत्तेफाक से यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका जारी है, आप जितने लोग हैं। तो इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारे पास तो सूचना नहीं है, सूचना नहीं है तो हम आपको दे देंगे नोटिफिकेशन। कभी कभी सरकारी अधिकारी लोग ना, मैं सरकार में रहा हूँ, अभी भी पेंशन मिलती है, तो इसलिए सरकार की थोड़ी गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं कोई ऐसा आक्रामक शब्द नहीं प्रयोग करता, लेकिन क्योंकि मातृ संस्था है हमारी। लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे मेरे भाई बंदे हैं जो कानून को तलवार की तरह यूज करते हैं।
और कहीं कहीं कानून को कसाई की तरह यूज करते हैं, और उसके पीछे कहीं उनका अहंकार होता है, कहीं उनका धनार्जन होता है। तो अब उन की वजह से परेशानियां फिर भी कभी कभी आ जाती हैं, तो उसके लिए हम सॉर्ट आउट करते हैं, आपके साथ हैं। और भी जो चीज़ें आपकी आएंगी सुझाव, उसको हम जरूर कोशिश करेंगे कितना डाइल्यूट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तो सारे नियम हम जानते हैं, हरियाणा के भी इधर, राजस्थान के भी सारे नियम पढ़ लिया मैंने, मध्य प्रदेश का भी पढ़ लिया। उसमें क्या रास्ता निकल सकता है, कुछ का निकाला है हमने, कुछ अभी प्रोसेस में है। उसमें आपके क्या सुझाव हैं? अभी तो जो कहना है 2-4 लोग बता दीजिए, लेकिन अगर आप लिख के दे देंगे मुझे तो मैं एश्योर करता हूं आपको, अगर आप उसमें अपना नाम भी लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, अपना सुझाव लिख देंगे, समस्या सुझाव, क्योंकि सिर्फ समस्या नहीं, क्योंकि व्यक्ति या तो समस्या होता है या समाधान होता है, ये चीज स्पष्ट कर लो। तो जो समस्या उसका समाधान भी होगा, और जो समाधान होगा उससे समस्या भी निकलती है, ये अनवरत प्रक्रिया है। आप अगर मुझे देंगे तो मैं आपके सुझाव को पढ़ूंगा, मैं पर्सनली, कोई नीचे नहीं पड़ेगा उसको, और मैं आपको खुद फोन कर दूंगा। जितने भी ऐसे सुझाव आते हैं मैं हमेशा उसको पढ़ता हूं, फिर उनको फोन करता हूं, जितना मैं कर पाता हूं बताता हूं, जो नहीं कर पाता उसमें अपनी असमर्थता व्यक्त करता हूं। और अगर सरकार से कुछ, मैं इनके लिए संघर्ष शब्द प्रयोग नहीं करूंगा इनकी तरह, सरकार को अगर डेमोक्रेटिकली परसुएट करना है, इसको मैं कहता हूं डेमोक्रेटिक परसुएशन, लोकतांत्रिक तरीके से उनको प्रेरित करना, उनको समझाना कि हुजूर आपके हित में है ये। जिस दिन उनको मालूम हो जाए ना पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये संशोधन करने से मेरा वोट बढ़ेगा, उस दिन आपको सिफारिश करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्री का माल, जो हमारा माल खरीदेगा कंज्यूमर, तो मैं उसी बनाऊंगा फैक्ट्री में। अगर पिज्जा खा रहे हो तो पिज्जा बनाऊंगा, दाल बाटी चूरमा खा रहे हो तो दाल बाटी चूरमा बनाऊंगा। लेकिन जब आप खा रहे हो कुछ और चीजें और हमारी सत्ता बनी हुई है उन चीजों से, आपने तो जाति को खा लिया है, विश्वास पद्धतियों में उलझे हुए हो, रिलीजन में, तो आप उसी पर अटके हुए हो, तो सारे कानून नियम तो उधर केंद्रित होंगे। जिस दिन आप कहोगे नहीं 140 करोड़ लोग शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, उस दिन सारे लोग अपनी अपनी फैक्ट्री से अपने एजेंडे में वही डिजाइन लेके आएंगे अपने प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट वास्तव में देश के लिए उपयोगी होगा। वो प्रयास हमको करने की जरूरत है, जन चेतना भी जरूरी है।